हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 32। टेलीग्राम ऐप पे आप जाओगे, सर्च करोगे त्रिगीतम, सिर्फ त्रिगीतम लिखोगे, वहाँ पर एक ग्रुप मिल जाएगा आपको, त्रिगीतम 4am क्लब, वहाँ पर ज्वाइन हो जाए। डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर क्विज़ मिला करेगा। क्विजेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस ग्रुप में। और जिनको भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे इस नंबर पे। आपको बिल्कुल कॉल नहीं करना है, कॉल करने का मौका सबको देता हूँ ज़रूरत के हिसाब से। अब ज़रा देखिए, आज सीधा हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि आज का फर्स्ट इडियम क्या है। यह स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है अ सीक्रेट एनिमी, मतलब गुप्त शत्रु को कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। जैसे कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं जो बस दिखावे के लिए बनते हैं, और होता क्या है कि वो आपके पीठ के पीछे बिल्कुल गुप्त शत्रु की भांति काम करते हैं। तो ऐसे शत्रुओं को ही कहा जाता है स्नेक इन द ग्रास। मतलब बिल्कुल आपके रंग में घुल जाए वो व्यक्ति, और बाद में पता चले कि वो व्यक्ति आपके शत्रु के समान काम कर रहा है आपके पीठ पीछे। तो ऐसे शत्रुओं को कहा जाता है गुप्त शत्रु, स्नेक इन द ग्रास, अ सीक्रेट एनिमी। जैसे आप इस पिक्चर से रिलेट कर पाओगे, ज़रा देखो ऐसे ही आया है, इसका ओरिजिन भी ऐसे ही हुआ है। मान लिया जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हो आप, ग्रास पे आप वॉक कर रहे हो, और बिल्कुल सेम कलर का, ग्रास के कलर का ही यहाँ पर एक सांप है। आप इस पर थोड़ा सा भी पैर रखो, ये क्या करता है, आपके ऊपर प्रहार कर देता है। तो ऐसे जो छुपे हुए शत्रु होते हैं बिल्कुल आपके ही रंग में बिल्कुल घुल जाएंगे, मिल जाएंगे आपके ही भांति। तो ऐसे ही शत्रुओं को कहा जाता है स्नेक इन द ग्रास, अ सीक्रेट एनिमी। आप रिलेट कर पा रहे होगे इसको देख करके। ज़रा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, क्या दिया है। द कंट्री इज़ ऑलवेज बिट्रेड, मतलब अपने देश को हमेशा धोखा दिया जाता है। किसके थ्रू? बाय द स्नेक्स इन द ग्रास, गुप्त शत्रुओं के द्वारा क्या किया जाता है, देश को धोखा दिया जाता है, बिट्रे किया जाता है। अब ज़रा देखिए, होते हैं कुछ लोग ऐसे हैं ना कि रहते हैं इंडिया में, खाते हैं यहाँ का, लेकिन गुण गाते हैं किसी और भी देश का, और धोखा दे जाते हैं अपने देश को। तो ऐसे जो शत्रु होते हैं, ऐसे ही शत्रुओं को कहा जाता है स्नेक इन द ग्रास, अ सीक्रेट एनिमी। अब ज़रा बात करते हैं सेकेंड है यहाँ पर, देखो ये है आपका सोर्ड ऑफ डेमोकल्स। क्या है ये सोर्ड ऑफ डेमोकल्स का मीनिंग? इसका मतलब होता है फेसिंग इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट का मतलब होता है क्या है, आने वाला, मतलब जो आपके ऊपर बिल्कुल कुछ बीतने वाला है, सामने हो, है ना, नियर फ्यूचर में बिल्कुल आने वाला है। तो ऐसे चीज़ों को कहते हैं इमिनेंट। एक शब्द में बोला जाए तो आने वाला। ज़रा देखिए इसका मीनिंग क्या है। सोर्ड ऑफ डेमोकल्स का मतलब होता है फेसिंग इमिनेंट डेंजर। हिंदी में बोलें तो क्या कहेंगे इसको, कि वैसा खतरा जो हमेशा मंडराते रहे आपके ऊपर। और सिर पर लटकती तलवार, देख रहे हो, इसका मतलब होता है सिर पर लटकती हुई तलवार। अब ये आया कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। मान लिया जाए आपके ऊपर बहुत सारा खतरा मंडरा रहा है ना, डे बाय डे आपके शत्रुओं के थ्रू, अब फिर कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे खतरे हैं जो बिल्कुल आपको लग रहा है कि कभी भी ये खतरा मेरे ऊपर आ सकता है। तो ऐसे खतरों को, मंडराते हुए खतरों को कहते हैं क्या, सोर्ड ऑफ डेमोकल्स। अब जरा बात करेंगे कि आया कहाँ से, जरा देख लो। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि, अच्छा एक बात और भी आपको ध्यान में रखने, सोर्ड ऑफ डेमोकल्स का एक और भी पूछा जाता है, सेम मीनिंग होता है उसका भी, और ओरिजिन भी दोनों का सेम है। एक होता है आपका इडियम हैंग बाय अ थ्रेड। हैंग बाय अ थ्रेड, हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब भी होता है सोर्ड ऑफ डेमोकल्स, मतलब मंडराते हुए खतरों को कहते हैं क्या, सोर्ड ऑफ डेमोकल्स। अब जरा देखिए आया कहाँ से स्टोरी, अब जरा ध्यान से समझना। डेमोकल्स क्या होता है कि एक राजा होता है, आपको राजा का नाम नहीं समझना है, उतना कुछ याद नहीं करना है, एक्स्ट्रा बर्डन आपके दिमाग पे नहीं देना है। तो डेमोकल्स होता कौन है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक राजा का बहुत ही क्लोज और पावरफुल सेनापति होता है, और बहुत ही फ्रेंडली होता है उस राजा से। ज़रा देख लो कौन है यहाँ पे, जो यहाँ पे राजगद्दी पे बैठा है, ये नहीं है राजा, राजा ये है आपका, और इसका सेनापति ये है। अब इसका सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ, ये कर क्या रहे हैं, ये सारे लोग कर क्या रहे हैं। तो ज़रा देखना, इस व्यक्ति का नाम है डेमोकल्स, जो इस राजा का बहुत ही प्रिय सेनापति होता है। और बहुत दिनों के बाद क्या होता है, दोनों में जब बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है, तो इससे थोड़ा बहुत ये क्या करता है, जलन करने लगता है ना, ईर्ष्या करने लगता है इस राजा से। और इससे कह बैठता है इस राजा से कि राजा साहब आपकी ज़िंदगी तो वाह बल्ले बल्ले है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं, दासियों से भरी पड़ी, और आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की कमी नहीं है, और आप बिल्कुल सुख भोगते हो, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके लाइफ में। और इसकी ऐसी ही ये बातें करता है, इसको समझ में आ जाता है कि ये मुझसे अब जलने लगा है। ये बंदा क्या करता है, इसको बुलाता है यहाँ पे, और इसको ज़बरदस्ती पे सिंहासन पे उठता है और बोलता है तू यहाँ पे बैठ जा, मैं समझाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी कैसी है।
अब ये क्या करता है, तलवार मंगाता है। देख लो, एक दासी आती है यहाँ पे तलवार लेकर के, और इस तलवार को क्या किया जाता है, यहाँ पे लटका दिया जाता है। देख लो ये क्या है, ये तलवार है आपका। तलवार इसके सर के ऊपर ही, जस्ट इसके सर के ऊपर लटका दिया जाता है। लेकिन लटकाया किससे जाता है, घोड़ा का जो बाल होता है, घोड़ा का जो पूंछ का बाल होता है, उस बाल से इसको लटका दिया जाता है। और कहता है तू यहाँ पे बैठ, इसको बैठा देता है। बोलता है मेरी ज़िंदगी बस ऐसी ही है, मेरी ज़िंदगी ये राजगद्दी है, और मेरे ऊपर खतरे कैसे मंडरा रहे हैं। मतलब कभी भी ये बाल टूट सकता है और कभी भी ये तलवार इसके ऊपर गिर सकती है। इस तरीके से इसे समझाता है कि बिल्कुल मैं खतरों से घिरा हुआ रहता हूँ, कभी ऐसी शांति नहीं है, दिमाग में बहुत सा हलचल होता है, मानता हूँ कि सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में उतनी शांति नहीं है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और इसी मंडराते हुए खतरे को समझाने के उद्देश्य से ये काम करता है, तलवार को लटका देता है एक बाल के थ्रू। तो ये बंदा समझ जाता है कि हाँ, तो फिर ये माफ़ी मांगता है और फिर से क्या करता है, इसका सेनापति ही बना रहता है। तो इसी स्टोरी से आया है यहाँ पर ये सोर्ड ऑफ डेमोकल्स, और डेमोकल्स इसी व्यक्ति का नाम होता है, सेनापति का। सोर्ड ऑफ डेमोकल्स यहीं से आता है। फिर क्या बोला, एक हैंग बाय अ थ्रेड, हैंग बाय अ थ्रेड को भी कहते हैं सोर्ड ऑफ डेमोकल्स। दोनों का मीनिंग सेम होता है, फेसिंग इमिनेंट डेंजर, मतलब क्या, बिल्कुल मंडराते हुए खतरों को फेस करना। आप पर इसको समझ सकते हो, सिर पर लटकती हुई तलवार को भी क्या कहते हैं, सोर्ड ऑफ डेमोकल्स। और सिर पर लटकती तलवार का तात्पर्य भी यही होता है आपका, है ना, मंडराता हुआ खतरा। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल में, अ सोर्ड ऑफ डेमोकल्स इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द हेड ऑफ ए सोल्जर इन द इवेंट ऑफ वॉर। इन द इवेंट ऑफ भी क्या है, एक तरह का फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि के दरमियान, है ना, या फिर के दौरान। तो वॉर के दौरान क्या होता है, एक सोल्जर के ऊपर हमेशा क्या मंडराते रहता है, अ सोर्ड ऑफ डेमोकल्स, हमेशा उसके सर पे खतरा मंडराते रहता है। कब, वॉर के दौरान। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट इडियम है आपका सेल अंडर फॉल्स कलर्स। क्या है इसका मतलब, जरा देखो। सेल का मतलब होता है क्या, सेल का मतलब होता है आपका, जैसे नाव होता है, नाव को सेलिंग करना, है ना, उसको चलाना, नाव को चलाना ही कहलाता है आपका सेल। अब जरा देखिए, ये वाला सेल नहीं है, SELL वाला सेल नहीं है ना। ये सेल अंडर फॉल्स कलर्स का मतलब होता है अ हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब होता है एक ढोंगी व्यक्ति, और फिर साधु के भेष में डकैत भी इसको कहा जाता है ना। हिपोक्रेट का मतलब होता है आपका ढोंगी, है ना, सिंपल वर्ड ढोंगी। जैसे वो होते कुछ और हैं लेकिन दिखावा कुछ और चीज़ का करे, तो ऐसे व्यक्तियों को हिपोक्रेट कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को ही क्या कहते हैं, ढोंगी व्यक्ति कहते हैं, है ना। मान लिया जाए कोई बहुत शरीफ बनने का नाटक करे और वो व्यक्ति कुछ और ही है उसके मन में, तो ऐसे व्यक्तियों को भी हिपोक्रेट कहते हैं। अब जरा देखिए, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है, सेल अंडर फॉल्स कलर्स का मतलब तो ढोंगी व्यक्ति में समझा दिया, लेकिन इसको हिंदी के संदर्भ में अगर समझेंगे कि हिंदी में क्या कहते हैं, इसको, इस मुहावरे को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बगुला भगत। बात समझने की कोशिश करना। बगुला भगत मतलब साधु के भेष में डकैत, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे ढोंगी व्यक्तियों को कहा जाता है सेल अंडर फॉल्स कलर्स। अब ये आया कहाँ से, जरा ध्यान से समझना। तो इसका मीनिंग आप हिंदी से समझ लेना, सेल अंडर फॉल्स कलर्स का मतलब होता है बगुला भगत। अब मैं सेल अंडर फॉल्स कलर्स को नहीं समझा रहा, बगुला भगत को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखना कैसे, यहाँ पे क्या है, ये देखो, एक बगुला है यहाँ पे, है ना, नाटक कर रहा है क्या, साधु बनने का, और यहाँ पर मछलियाँ तैर रही हैं। मतलब एक पाँव पे खड़ा होता है, ये बिल्कुल एक पाँव पे खड़ा होता है पानी में, और ऐसा मानो कि भगवान सूर्य का आराधना कर रहा हो, बिल्कुल हिलता डुलता ना हो। तो ये मछली क्या समझ बैठेगी कि हाँ कोई साधु होगा, आके सुबह सुबह प्रार्थना कर रहा होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो हमारा शत्रु बगुला था, है ना। तो ऐसे हिपोक्रेट, ऐसे ढोंगी व्यक्तियों को ही कहा जाता है क्या, बगुला भगत। अब फिर सेल अंडर फॉल्स कलर, तो थोड़ा सा आप क्या करना, इसको रिलेट करने की कोशिश करना। सेल अंडर फॉल्स कलर मतलब कोई दूसरा कलर दिखा रहा है, अपने चेहरे का एक दूसरा कलर शो कर रहा है, वो है कुछ और फॉल्स कलर शो कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं क्या, ढोंगी व्यक्ति, और फिर हिपोक्रेट। अब जरा देखिए यहाँ पर आपका, अब हिंदी में आपको कैसे याद रखना है, बगुला भगत सीधा याद रखना है, सेल अंडर फॉल्स कलर्स, है ना, और फिर हिपोक्रेट, बगुला भगत, एक ढोंगी व्यक्ति। बार बार दोहराता हूँ ताकि आप भूलो ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, वी शुड नॉट बिलीव आवर लीडर्स, हमें अपने लीडर्स को बिलीव नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे सेल अंडर फॉल्स कलर्स, क्योंकि वे क्या करते हैं, हमेशा साधु के भेष में डकैत के रूप में होते हैं, एक ढोंगी व्यक्ति होते हैं,
चुनाव के टाइम अगर आ जाता है तो एक से एक प्रॉमिस करते हैं और बिल्कुल बगुला भगत बनने की कोशिश करते हैं, बाद में वो अपना प्रॉमिस तो कुछ भी निभाते नहीं। तो इसलिए कह रहा है कि हमें अपने लीडर्स को क्या नहीं करना चाहिए, बिलीव नहीं करने चाहिए। अब जरा 4th नंबर के बारे में देख लो। स्पार्टन लाइफ। स्पार्टन लाइफ का मतलब होता है लाइफ ऑफ एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है साधु, और फिर मंक भी बोल सकते हो, सन्यासी भी बोल सकते हो। तो साधुओं के ज़िंदगी के समान अगर कोई लाइफ हो तो वैसे लाइफ को कहा जाता है स्पार्टन लाइफ। कहने का मतलब है संयम जीवन, अनुशासित जीवन, और फिर सन्यासियों या योगियों जैसा जीवन कोई भी क्या कहा जाता है, स्पार्टन लाइफ। और फिर सादगी भरा जीवन को भी कहते हैं स्पार्टन लाइफ। तो इसका याद रखना, सादगी भरा जीवन को ही कहते हैं स्पार्टन लाइफ। अब जरा देखिए आया कहाँ से, इसके ओरिजिन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। इसका ओरिजिन हुआ है एक जो एंशियंट ग्रीस है, एंशियंट ग्रीस है ना, एक देश है। तो एंशियंट टाइम में इस ग्रीस देश में एक मुल्क हुआ करता था जिसका नाम था स्पार्टा, और एक और भी सिटी हुआ करता है, उसके बगल में एक और सिटी होता है, उसका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों सिटीज़ को कंपेयर करके ये लाया गया है स्पार्टन लाइफ को। इस सिटी के लोग क्या करते हैं, जो स्पार्टा के बगल में वाला सिटी होता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अय्याशी वाले जीवन जीते हैं, बिल्कुल सुख सुविधाओं से भरे हुए ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन स्पार्टा जो सिटी होता है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अनुशासित भरे ज़िंदगी को जीते हैं, बिल्कुल संयम पूर्वक जीते हैं। इनके पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी सादा ज़िंदगी जीते हैं, सादगी भरा जीवन को जीते हैं। और इसी से रिलेट करते हुए स्पार्टा, इस सिटी से रिलेट करते हुए इस सिटी के नाम से ही इसको लिया गया है स्पार्टन लाइफ। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी से रिलेट करते हुए यहाँ इसको लिया गया है, और इसी तरीके से इसका ओरिजिन हुआ है स्पार्टन लाइफ का। स्पार्टन लाइफ का मतलब आप लोग समझ गए, सादगी भरा जीवन, संयम जीवन, और फिर अनुशासित जीवन, है ना, बिल्कुल सन्यासियों की तरह, लाइफ ऑफ एसेटिक। अब यहाँ पे दिया है स्वामी विवेकानंद लेड अ स्पार्टन लाइफ। मतलब क्या, स्वामी विवेकानंद किस तरीके की ज़िंदगी जीते थे, बिल्कुल सादगी भरे जीवन को जीते थे। फॉर प्रमोटिंग हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी, अपने माइंड और बॉडी को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए वो हमेशा अनुशासित ज़िंदगी जीते थे, सादगी भरा जीवन जीते थे। अब जरा देखिए नेक्स्ट 5th नंबर, सेव वंस फेस। इसका मतलब होता है टू अवॉइड डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस का क्या मतलब होता है, ज़रा देखो। इसका मतलब होता है, डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमान, है ना। तो अपमान होने से बचने की कोशिश करना, ये कहलाता है सेव वंस फेस। मतलब अपनी लाज रखने की कोशिश करना, है ना, अपनी लाज रखना, ये कहलाता है सेव वंस फेस। मतलब होता है क्या, अपने चेहरे को बचाना, है ना। देख रहे हो, इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग तो यही निकल रहा है, शाब्दिक अर्थ, कि अपने चेहरे को बचाना। तो क्या सेंस निकलता है, अपनी लाज रखने के सेंस में इसको कहा जाता है। तो सेव वंस फेस का मतलब होता है टू अवॉइड डिस्ग्रेस, अपमानित होने से बचने की कोशिश करना, और फिर अपनी लाज रखना। जैसे कौन से सिचुएशन हो सकते हैं, मान लिया जाए एक एग्ज़ाम है आपका, कल आप एग्ज़ाम दे करके आए हो और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ख़राब गया है, लेकिन आपका कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड है जो आपसे बातें करना चाहता है एग्ज़ाम के बारे में। तो आप क्या करते हो, बहाने बनाते हो कि नहीं मेरा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है, शायद ये हो सकता है कि मतलब मैं टॉप भी कर जाऊँ, इस तरीके की बातें आप करते हो। और जब रिज़ल्ट आने के बाद आपको पता चलता है कि आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ, तो आप क्या करते हो, उस टाइम भी आप अजीब से बहाने बनाते हो कि नहीं ऐसा हो गया, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग थे, और फिर मुझे टाइम की कमी हो गई, और फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गया एग्ज़ाम में, है ना। तो इस तरीके के जो बहाने बनाते हैं, तो किस लिए बनाते हैं, अपनी लाज रखने के लिए, टू सेव वंस फेस करने के लिए, मतलब अपने चेहरे बचाने के लिए, मतलब अपनी लाज रखने के लिए वैसे बहाने आप बनाते हो। तो सेव वंस फेस का मतलब होता है टू अवॉइड डिस्ग्रेस, अपमानित होने से बचने की कोशिश करना, लज्जित होने से खुद को बचाना, और फिर अपनी लाज रखना। एक सेंटेंस में कहा जाए और सेव वंस फेस हिंदी में टू अवॉइड डिस्ग्रेस का मतलब अपनी लाज रखना। यहाँ पर है एग्जाम्पल, ही इज़ मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज। मतलब वह क्या कर रहा है, बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेज। लेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है, ये भी एक तरह का फ्रेज है जिसका मतलब होता क्या है, तो झूठा बहाने बनाना, है ना। तो वह क्या कर रहा है, झूठा बहाने बना रहा है, टू सेव हिज फेस, अपनी लाज रखने के लिए, बिकॉज ही कुड नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, क्योंकि वह एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए क्या कर रहा है, झूठी बहाने बना रहा है अपने लाज रखने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए। अब जरा देखिए नेक्स्ट आपका 6th नंबर। 6th नंबर है अ स्कारलेट वुमेन। ये है अ स्कारलेट वुमेन का मतलब होता है अ वुमन विथ लूज मोरल्स। मतलब क्या है, चरित्रहीन औरत को कहा जाता है अ स्कारलेट वुमेन।
मतलब जो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल ना हो, है ना, दो चार लोगों के साथ एक ही साथ सब अफेयर्स हो, इसके बावजूद भी कि वो शादीशुदा हो, तो ऐसे महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है अ स्कारलेट वुमन, चरित्रहीन औरत के लिए यूज़ किया जाता है अ स्कारलेट वुमन। ये आया कहाँ से है, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो ज़रा देखिए, खास करके रिलेशनशिप को लेकर के इस वर्ड को यूज़ किया जाता है स्कारलेट वुमन का। स्कारलेट का मतलब होता है रेड कलर का, है ना, लगभग रेड कलर का ही एक कलर होता है जिसको स्कारलेट कहा जाता है। इसके बारे में ज़रा समझने की कोशिश करना। ये होता ये है कि एक चर्च होता है जहाँ पर एक सन्यासी होता है ना, अपनी भाषा में सन्यासी कह रहा हूँ मैं उसको। तो एक चर्च होता है और चर्च में जो सन्यासी होता है वो क्या कर रहा होता है, जीसस क्राइस्ट का बहुत बड़ा भक्त होता है। और यहाँ पर जब वो एक रात को सो रहा होता है, चर्च में ही सोता है वो, एक रात वो चर्च में सोता है। अब पता नहीं ये रिचुअल है या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा मान लो अभी कि वो बंदा क्या था कि इस चर्च में सो रहा था। जहाँ ओरिजिन में बता रहा हूँ, जो रियल इसका ओरिजिन है स्कारलेट वुमन का। तो ये यहाँ पर सो रहा होता है और एक बार सपने में देखता है कि एक बिल्कुल स्कारलेट कलर की ड्रेस पहनी हुई एक वुमन वहाँ पर आती है उसके सपने में, और क्या करती है, आती है और इसको छेड़ने लगती है इन द सेंस कि रॉन्ग सेंस में उसको छेड़ने लगती है। और इसका जो सन्यासी वाला भावना होता है उसको वो क्या करती है, मतलब इसको बात आप समझ पा रहे होगे मेरा क्या कहने का मतलब है, कि उस सन्यासी के साथ कुछ ऐसा करती है जिससे उसका जो साधुपन है वो थोड़ा सा भंग हो जाता है। और बिल्कुल किस कलर का पहनी रहती है, स्कारलेट कलर का पहनी रहती है। बाद में उसको पता चलता है, दूसरी वुमेन आती है और वो भी बिल्कुल रेड कलर का ड्रेस होती है उसके भी शरीर पे, और वो औरत का जो मुंह होता है बिल्कुल खून से रंगा होता है, रेड कलर का खून से रंगा हुआ होता है। तो इस तरीके का जब सपना देखती है और बाद में वो दिन में जब उठते हैं और अपने सपने के बारे में लोगों के बीच बयां करते हैं कि ऐसे ऐसे मैं सपना को देखा और उसके साथ कुछ गलत काम कर बैठी है एक औरत ने, जो स्कारलेट कलर की क्या पहनी हुई है, वो ड्रेस पहनी हुई थी। तो तभी से जब किसी बुक में मेंशन किया गया इसके ड्रीम को लेकर के, तो ये चीज़ फेमस हो गया अ स्कारलेट वुमन को किस संदर्भ में, अ वुमन विथ लूज मोरल्स के संदर्भ में, चरित्रहीन औरत के संदर्भ में ये यूज होने स्टार्ट हो गए। अब जरा अ स्कारलेट वुमन का मतलब समझ गए, चरित्रहीन औरत। यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल में जरा देख लो। बीइंग अ स्कारलेट वुमन मतलब एक चरित्रहीन औरत होते हुए, शी इज़ लुक्ड डाउन अपॉन बाय हर नेबर्स, मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा अपमानित किए जाती हैं किसके थ्रू, अपने नेबर्स के थ्रू, अपने पड़ोसियों के थ्रू। तो लुक डाउन अपॉन भी एक तरह का क्या है, फ्रेजल वर्ब है। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है अपमान करना, है ना। तो जब भी कोई सोसाइटी में कोई एक चरित्रहीन औरत हो तो जाहिर सी बात है उसके पड़ोसी उसे अच्छे नज़र से नहीं देखते, उसका अपमान करते ही रहते हैं। तो समझ गए स्कारलेट वुमन का मतलब होता है चरित्रहीन औरत। नेक्स्ट आपका 7th नंबर, सेट पीपल बाय ईयर्स। सेट पीपल बाय ईयर्स का मतलब होता है टू इंसाइट पीपल, मतलब क्या होता है, लोगों को उकसाना, लोगों को उत्तेजित करना और फिर भड़काना। ऐसा सिचुएशन को कहा जाता है, भड़काने की सिचुएशन को क्या कहा जाता है, सेट पीपल बाय ईयर्स। इंसाइट का मतलब भी होता है भड़काना और फिर उकसाना। अब ये आया कहाँ से होगा जरा देखो, आप एक हिंदी में सुने होंगे कान भरना, किसी का कान भरना। मान लिया जाए आप एक ये आप हो, है ना, और आपका पड़ोसी है ये जो आपसे हमेशा क्या करता रहता है, जलते रहता है, और इसके साथ और भी दो चार व्यक्ति हैं, है ना, और ये क्या करता है, आपके खिलाफ ये बुरी बुरी बातें कहता है इन दोनों को, इसके कान में कुछ कहता है आपकी ओर देख करके। मतलब क्या कर रहा है, आपके खिलाफ ये लोगों को भड़का रहा है। तो उसी के सेंस से आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है कि कान भरना, है ना, यहाँ पर है सेट ईयर्स, है ना, मतलब किसी का कान भरना, आपके विरुद्ध किसी को उत्तेजित करना, उकसा देना, भड़काना, ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है सेट पीपल बाय ईयर्स। तो आप रिलेट कर पाए होंगे। तो इसका मतलब होता क्या है, टू इंसाइट पीपल, उत्तेजित करना, लोगों को भड़काना। यहाँ पर द कम्युनल स्पीचेस, मतलब जो सांप्रदायिक जो भाषण होते हैं वो क्या करते हैं, सेट पीपल बाय ईयर्स, लोगों को भड़का देते हैं। ऐसा नेता लोग भी होते हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम को लेकर के, धर्म को लेकर के लोगों के बीच क्या करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। और वैसे स्पीच को कहा जाता है कम्युनल स्पीच, सांप्रदायिक भाषण। नेक्स्ट आपका टू सेट थेम्स ऑन फायर, क्या मतलब होता है, टू सेट थेम्स
ऑन फायर का मतलब होता है टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा कार्य जो बिल्कुल असंभव था वैसे कार्य को पूरा कर लेना कहलाता है टू सेट थेम्स ऑन फायर। मतलब असंभव कार्य को पूरा कर लेना, असंभव चीज़ों को प्राप्त कर लेना, आश्चर्यचकित कर देने वाला काम कर देना भी क्या कहलाता है, टू सेट थेम्स ऑन फायर, है ना। खास करके कैसे व्यक्ति के संदर्भ में ये यूज होता है मैं बताता हूँ। मान लिया जाए कभी आपने किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद ना की हो और बिल्कुल एक ऐसा बंदा है जो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है ना, और उससे आप कभी किसी चीज़ का उम्मीद नहीं किए हो और बाद में पता चलता है कि वो यूपीएससी जैसा एग्जाम को क्लियर कर लिया, तो ऐसे असंभव कार्य को पूरा कर लेना, असंभव चीज़ों को प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है, ये वैसे काम कहलाता है टू सेट थेम्स ऑन फायर। अब ये आया कहाँ से ज़रा देख लो। थेम्स जो है एक तरीके का क्या है, इंग्लैंड में बहती हुई एक नदी है, रिवर का नाम है थेम्स। अब आप इससे समझ पा रहे होगे कि क्या किसी रिवर के ऊपर हम आग लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। और अगर आग लगा दिए इसका मतलब क्या, कोई असंभव चीज़ को आप क्या कर चुके हो, पूरा कर चुके हो। जैसे लक्ष्मण थे या भगवान राम थे, समुद्र को क्या किए थे कि धनुष लेकर के उठाए थे कि मैं पूरा समुद्र को सुखा देता हूँ आज, है ना, गुस्से में। तो इस तरीके के काम करना रिवर में आग लगाने के समान है। मतलब बिल्कुल असंभव कार्य को पूरा कर लेना, असंभव चीज़ों को प्राप्त कर लेना, बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला काम कर देना, ऐसी चीज़ कहलाता है टू सेट थेम्स ऑन फायर। तो आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे, है ना। और आग लगाने से पानी में, नदी में आग लगाने से रिलेटेड मुझे एक शेर याद है, ज़रा ध्यान देना। बस एंटरटेन के लिए कह रहा हूँ, इसका कुछ अन्यथा मत लेना आप लोग। तो देखो एक शेर है कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, उड़ा दो बाप का पैसा फुटानी उसे कहते हैं। तो फुटानी का अर्थ नहीं समझ पा रहे होगे तो ज़रा देख लो। फुटानी एक अर्थ है, अपना लोकल लैंग्वेज में होता है। फुटानी का मतलब होता है कुछ ऐसा शो ऑफ करना जो बिल्कुल अननेसेसरी हो, है ना। तो शो ऑफ करना और बाप के पैसों के बदौलत शो ऑफ करना, बिल्कुल अपनी कमाई का शो ऑफ तो लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, बाप के पैसे को ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। तो ऐसे शो ऑफ को कहा जाता है फुटानी, है ना। तो इसलिए मैं बोला कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, उड़ा दो बाप का पैसा फुटानी उसे कहते हैं। तो आग लगाने से संदर्भ में मैं एक शेर बोल दिया। अब ज़रा देखो इसका मतलब तो समझ गए, है ना। पानी में आग लगा देना मतलब किसी रिवर में आग लगा देना बिल्कुल इम्पॉसिबल काम को अचीव कर लेना के समान होता है। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल में, क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए क्वालिफाई कर जाना सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन मतलब आईएएस बन जाना, इज़ लाइक सेटिंग थेम्स ऑन फायर, किसके समान है, बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला कार्य के समान है, बिल्कुल असंभव कार्य को पूरा कर लेने के समान है। तो टू सेट थेम्स ऑन फायर का मीनिंग आप लोग समझ गए। अब जरा बात करते हैं स्वेट ऑफ द ब्रो। तो थेम्स को याद रखना कि एक रिवर है, उसमें आग लगा देना, है ना। तो आप तुरंत एग्जाम में टिक कर पाओगे कि हाँ सर ने बताया था थेम्स का मतलब रिवर, और रिवर में आग लगा देना मतलब क्या, असंभव कार्य को पूरा कर लेना। नेक्स्ट क्या है आपका स्वेट ऑफ द ब्रो, इसका मतलब हार्ड वर्क होता है, इसका मतलब कड़ी मेहनत होता है। तो कड़ी मेहनत को कहते हैं स्वेट ऑफ द ब्रो। ब्रो का मतलब क्या, आईब्रो, है ना। तो आईब्रो है मतलब आप किसी हार्ड वर्किंग पर्सन को देखते होगे, उसका आईब्रो से पूरा पसीना टपक रहा है और उसको क्या कर रहा है, वो पोंछ रहा है ना। तो आप खुद भी किए होगे, तो इससे आप रिलेट कर पाओगे कि स्वेट ऑफ द ब्रो मतलब आईब्रो कहने का मतलब यहाँ पर आईब्रो, है ना। तो स्वेट ऑफ द ब्रो का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, है ना, हार्ड लेबर करना, कड़ी मेहनत को कहते हैं क्या, स्वेट ऑफ द ब्रो। अब जरा देखो नेक्स्ट आपका द ऑनेस्ट पर्सन्स लिव बाय स्वेट ऑफ द ब्रो, मतलब जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो किस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। वो देखो यहाँ पर लिव बाय है, तो लिव बाय का मतलब होता है जीवन यापन करना और फिर अनुकरण करना, है ना, किसी प्रिंसिपल को, किसी सिद्धांत को मानना, वो भी क्या कहलाता है आपका, वो भी कहलाता है लिव बाय। और फिर किसी चीज़ जीवन यापन करना भी कहलाता है लिव बाय। तो दोनों मीनिंग होता है, लिव बाय का मतलब जीवन यापन करना और किसी सिद्धांत प्रिंसिपल को फॉलो करना, ये भी कहलाता है लिव बाय। तो जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो किस चीज़ को अनुकरण करते हैं, किस चीज़ को फॉलो करते हैं, स्वेट ऑफ द ब्रो को, कड़ी मेहनत को फॉलो करते हैं। और फिर दूसरा सेंस में अगर लेंगे तो कड़ी मेहनत के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, कौन, ऑनेस्ट पर्सन्स। अब जरा देखिए नेक्स्ट आपका स्टील समवंस थंडर, क्या है ये, स्टील मतलब चोरी कर लेना, समवंस मतलब किसी व्यक्ति का, थंडर, थंडर का मतलब जानते हो ये क्या होता है ना। तो थंडर इसी को कहते हैं, बिजली कड़कने को कहते हैं थंडर, है ना। तो स्टील समवंस थंडर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेक अ बेटर इंप्रेशन, इसका मतलब होता है ऐसा असर छोड़ना या फिर ऐसा किसी व्यक्ति के दिमाग में छाप छोड़ना कि हर कोई प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा करने लगे, है ना।
कुछ व्यक्तियों के दिमाग में ऐसा छाप छोड़ देना अपने कार्य के थ्रू, अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, ऐसा असर छोड़ देना कि हर कोई आपकी प्रशंसा करने लग जाए। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है स्टील समवन्स थंडर। हिंदी में फिर से मैं बता देता हूँ, ऐसा असर छोड़ना, ऐसी छाप छोड़ना कि हर कोई आपसे प्रभावित होकर के आपकी प्रशंसा करने लग जाए। अब मैं इसका ओरिजिन के बारे में ज़रा बात करता हूँ। तो देखिए, एक इंग्लैंड के नाटककार होते हैं। नाटककार का मतलब जो लोग नाटक वगैरह लिखते हैं, है ना, तो वैसे लोगों के बारे में कहा जाता है नाटककार। अब ज़रा देखिए, इंग्लैंड का ही एक नाटककार होता है जो क्या करता है कि नाटक के बुक को लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर क्या करता है, वो नाटक का परफॉर्मेंस का एक प्रोग्राम रखता है कि चलो आज इसी बुक के थ्रू क्या किया जाए, आज एक प्रोग्राम किया जाए और नाटक किया जाए। तो वहाँ पर क्या होते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है ना, ड्रामा करना होता है उन लोगों को। तो ड्रामे में क्या करता है, और वो जो नाटककार है वो क्या करता है कि कुछ ऐसा इन्वेंशन करता है कि बीच बीच में लोगों को थोड़ा सा होता है ना, जैसे आप मूवीज़ भी देखते हो, उसमें भी इसको किस लिए दिया जाता है, थंडर वाले साउंड को किस लिए दिया जाता है, आपको डराने के लिए, है ना। अब फिर कुछ भयानक घटना घटने वाली होती है तो उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए क्या करते हैं लोग, इस साउंड को यूज़ करते हैं अपने मूवीज़ में। तो वो व्यक्ति जो है, नाटककार जो है इंग्लैंड का, वो क्या करता है, इसी तरीके के लोगों के दिमाग में छाप छोड़ने के लिए एक इन्वेंशन करता है, थंडर वाला इन्वेंशन। इसके साउंड को इन्वेंट करता है, मतलब साउंड ऑफ थंडर का क्या करता है, इन्वेंट करता है वो। तो होता क्या है उस टाइम कि एक लड़का होता है स्टेज पे, है ना, और एक लड़की भी होती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। लड़की के लिए बोला जाता है कि तुम्हें क्या करना है कि अपना डायलॉग बोलना है, और जिस टाइम तुम डायलॉग बोलोगी इस लड़के के सामने, जैसे तुम अपना डायलॉग बोलोगी क्या होगा, एक साउंड सुनाई देगा, साउंड ऑफ थंडर, है ना। अब होता क्या है कि परफॉर्मेंस जैसे स्टार्ट किया जाता है, ये लड़की जैसे ही डायलॉग मतलब लड़की की बारी आने से पहले होता क्या है, ये लड़का जैसे ही डायलॉग बोलता है कि पीछे से क्या करता है, साउंड ऑफ थंडर को चला देता है, साउंड ऑफ थंडर को चला देता है। और वहाँ के लोग जो बैठे हुए रहते हैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं लड़के के आवाज़ को सुन करके, और पीछे से जो साउंड आता है बिल्कुल जिसको कहते हैं हतप्रभ रह जाना, है ना, आश्चर्यचकित हो जाना कि ये कैसा साउंड हुआ, लड़का जैसे बोला है ऐसा साउंड आ गया। तो होता क्या है कि ये लड़की थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है और बाद में कहने लगती है कि ये बंदा जो है वो क्या किया, मेरे साउंड ऑफ थंडर को चुरा लिया, स्टील माई थंडर, है ना। ये व्यक्ति क्या करता है, हैज़ स्टोलन माई थंडर, इसने मेरे थंडर को क्या किया, चुरा लिया। तो तभी से ये इडियम जो है वो फेमस हो गया, स्टील समवन्स थंडर का। इसका मतलब होता है मेक अ बेटर इंप्रेशन। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर इसके डायलॉग के बाद जिस तरीके से प्लानिंग किया गया था, इसके डायलॉग के बाद अगर उस साउंड ऑफ थंडर को लाया जाता तो जाहिर सी बात है कि ये लड़की की प्रशंसा ज़्यादा लोग करते। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया, इस लड़के के डायलॉग के बाद उस साउंड ऑफ थंडर को बीच में चला दिया गया, जिसके वजह से इस लड़का को क्या मिलता है, बहुत सारी प्रशंसाएं मिलती हैं और लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहीं से आता है स्टील समवन्स थंडर का मतलब होता है कि ऐसा असर छोड़ना, ऐसा छाप छोड़ना कि हर कोई आपसे प्रभावित होकर के आपकी प्रशंसा करने लग जाए। तो साउंड समवन्स थंडर का मतलब आप लोग समझ गए कि कहाँ से आया है, कैसे आया है, कभी नहीं भूलोगे मेरे ख्याल से। तो ज़रा देखो, और इसका मीनिंग कभी नहीं भूलना, है ना, बिल्कुल अच्छा सा बेटर इंप्रेशन देना लोगों के दिमाग में और प्रशंसा पा लेना। अब जरा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, द अंग एक्टर परफॉर्म्ड सो वेल, जो अंग एक्टर है वो ऐसा इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि ही स्टोल हीज राइवल्स थंडर। राइवल्स का मतलब दुश्मन भी होता है, आप फिर कॉम्पिटिटर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर राइवल्स का मतलब हम लेंगे प्रतिद्वंदी के रूप में ही, ना कि दुश्मन के रूप में। तो अपने प्रतिद्वंदी से क्या किया, चुरा लिया, क्या, थंडर को चुरा लिया, मतलब उससे ज़्यादा बेहतर इंप्रेशन दे दिया लोगों के बीच और प्रशंसा के पात्र बन गया। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट है आपका 11 नंबर। ये है आपका स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स। इसका मतलब होता है कैंडिडली। कैंडिड का मतलब होता है क्या, स्पष्ट रूप से, है ना, इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से। तो जरा देखो क्या मतलब है, कैंडिडली का मतलब होता है स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर का मतलब कैंडिडली मतलब खुल कर कहना, स्पष्ट रूप से कहना, है ना। तो स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब भी एक वर्ड होता है, जानते होगे आप लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के किसी को बोलना, इसका मतलब क्या होता है,
बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना, खुल कर कहना, जो भी दिमाग में, मतलब बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं सोचना, जो दिमाग में आता है वो चीज़ को बोल देना कहलाता है स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना। तो सेम सेंस में स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स का मतलब भी सेम सेंस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक इडियम का आपको ओरिजिन मिल जाए, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही आपको दिख जाए ये वाला इडियम स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स, आप याद रख लेना स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना, किसी को कैंडिडली बोलना है ना, स्पष्ट रूप से बोलना, खुल कर कहना, ये कहलाता है स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स। यहाँ पर एग्जाम्पल में माई लॉयर टोल्ड मी स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स, मतलब जो मेरा वकील है, लॉयर है, वो किस तरीके से बोलता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता है, खुल करके कहा, क्या कहा कि दैट माई केस वॉज वीक, कि मेरा केस जो था वो बिल्कुल ही कमज़ोर था। जो कि एक लॉयर ऐसा बोलता नहीं है, वो कहता है कि नहीं मैं तो तुम्हें जिता ही दूंगा, ऐसे करके बातें करता है, लेकिन ये साफ साफ से बोल दिया, खुल करके कह दिया, कैंडिडली बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोल दिया कि तुम्हारा जो केस था वो बिल्कुल वीक था। नेक्स्ट आपका शॉप लिफ्टर। शॉप लिफ्टर का मतलब होता है वन हु स्टील्स फ्रॉम द शॉप, मतलब ऐसा चोर जो खरीदने के बहाने जाए और दुकान से सामान उठा ले आए, है ना, और फिर चोरी करके आ जाए, तो ऐसे बंदों को कहा जाता है शॉप लिफ्टर, जो दुकान जाता है खरीदने के बहाने लेकिन वहाँ से कुछ सामान उठा करके ले आता है, चोरी करके ले आता है, तो ऐसे चोर को कहा जाता है शॉप लिफ्टर। शॉप लिफ्टर का मतलब ये नहीं कि रात में डाका डाल देना, है ना, ऐसा नहीं, वो जाता है क्या करने, खरीदने के बहाने, और वहाँ से चोरी कर ले, तब वैसे चोर को कहते हैं शॉप लिफ्टर। रात वाले चोर को जो डकैती करते हैं और जो रॉबरी करते हैं, वैसे चोर को नहीं। अब यहाँ पर है अब ये जान गए लिफ्टर का मतलब होता है क्या, जरा देख लो। शॉप का मतलब दुकान होता है, लिफ्टर का मतलब उठा लेना होता है ना, सामान उठा लेने के सेंस में यहाँ पर दिया गया है, चोरी के सेंस में। अब कोई सामान आप उठा लेते हो किसी का, तो इसका मतलब होता है चोरी कर लिए, है ना, तो इस उठाने के सेंस में यहाँ पर दिया गया है शॉप लिफ्टर का मतलब। तो इसका मतलब चोर होता है ना, जो दुकान से चोरी कर ले खरीदने के बहाने जा करके। अब यहाँ पर अ शॉप लिफ्टर ऑफन विजिट्स अ शॉप एज अ कस्टमर। जो चोर होता है, वो छोटे चोर होते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, विजिट करते हैं किसी शॉप में, कैसा बन करके, एज अ कस्टमर, मतलब एक ग्राहक बन के वहाँ पर जाता है, विजिट करता है, और पता चलता है कि वो चोरी करने गया था और वो चोरी करके आ जाता है। नेक्स्ट आपका स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है इन ऑर्डर। क्या मतलब होता है इसका मतलब, इन ऑर्डर का मतलब हर चीज़ का ऑर्डर में होना, सजा धजा कर रखा हुआ चीज़ों को भी कहा जाता है स्पीक एंड स्पैन। और फिर साफ़ सुथरा चीज़ों को भी, मान लिया जाए आपके घर के सामान बिल्कुल साफ़ सुथरे से सजा धजा करके रखे हुए हो, कोई फंक्शन इत्यादि में आप लोग देखते हो गए, है ना, सजा धजा करके रखा हुआ चीज़ों को, तो वैसे ऑर्डरली रखे हुए चीज़ों को, सजा धजा करके रखने वाली चीज़ों को कहा जाता है स्पीक एंड स्पैन। तो याद रखना स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है क्या है, तो इसका मतलब होता है बिल्कुल सजा धजा कर रखना, फिर साफ़ सुथरा रखना। तो स्पीक एंड स्पैन को आप लोग याद कर लेना, ये फ्रेज है ना, तो ज़रूरी नहीं कि हर फ्रेज का आपको मिल जाए, तो स्पीक और स्पैन इसको याद रख लेना, मतलब भूलना नहीं, है ना, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ों का मैं ट्रिक ही बता दूं आपको। तो स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है इन ऑर्डर में रखना, सजा धजा करके रखना, साफ़ सुथरा रखना। यहाँ पर एग्जांपल में हर हाउस लुक्ड स्पीक एंड स्पैन, उसका जो हाउस है वो कैसा दिखता है, बिल्कुल ही सजा धजा करके रखा हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है। बिकॉज एवरीथिंग वॉज इन इट्स प्लेस, मतलब हर चीज़ अपने अपने जगह में बिल्कुल सजा धजा करके रखा हुआ था। नेक्स्ट आपका 14 नंबर शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म का मतलब होता है एनकरेजिंग, मतलब क्या, प्रेरित करने वाला, उत्साहित करने वाला। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं सोच लेना कि बाह में गोली लग जाना, है ना। शॉट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को गोली मार करके हत्या कर देना, है ना, तो वो वाला शॉट नहीं है। यहाँ पर शॉट इन द आर्म्स का मतलब होता है एनकरेजिंग करना, बिल्कुल प्रेरित करना, उत्साहित करना। अब जरा देखो ये आया कहाँ से, इसके बारे में जरा बात कर लो। तो एंशियंट टाइम की बात है, जब लोगों का मूड ऑफ रहता था बिल्कुल, है ना, और बिल्कुल ही डल चेहरा रहता था, बीमार सा चेहरा रहता था, तो लोग क्या करते थे, इंजेक्शन लगवाते थे बाह में, अपने बाह में। इसका ओरिजिन, रियल ओरिजिन मैं बता रहा हूँ। तो इंजेक्शन से होता क्या था कि बहुत सारे विटामिन इसके शरीर में जाता था, और विटामिन जाने के बाद उसका क्या होता था, मूड बिल्कुल चेंज कर देता था, बिल्कुल उसकी स्फूर्ति बढ़ा देता था, स्फूर्ति उसका शरीर का बढ़ा देता था। स्फूर्ति बढ़ाने का मतलब होता है बिल्कुल उत्साहित कर देता है उसको, है ना, एनकरेज कर देता है, प्रेरित कर देता है। तो ऐसे एनकरेजिंग चीज़ों को ही कहा जाता है शॉट इन द आर्म्स। तो याद रखना कि इंजेक्शन दिया गया है किस लिए, इसके शरीर में विटामिन पहुँचाने के लिए, ठीक है। शरीर में जैसे विटामिन पहुंचता है वैसे उसका मूड चेंज हो जाता है, उसके शरीर का स्फूर्ति बढ़ जाता है, एनकरेज हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। तो समझ गए आप लोग शॉट इन द आर्म्स का मतलब होता है क्या। इसका मतलब गोली मारने से आप रिलेट मत करना। क्या है एग्जाम्पल में जरा देख लो। यहाँ पर एग्जाम्पल में है
एग्जाम्पल में क्या दिया, अ विक्ट्री इन कारगिल वॉर, कारगिल वॉर में जो विक्ट्री मिली थी, जीत मिली थी, उससे क्या हुआ, प्रूव्ड अ शॉट इन द आर्म्स ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए किस चीज़ का काम किया, किस चीज़ का प्रूफ किया, ये जो कारगिल वॉर में विक्ट्री मिली है वो एनकरेज किया किन्हें, आवर डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया, बहुत ज़्यादा उत्साहित किया, बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। नेक्स्ट क्या है आपका, जरा देख लो। नेक्स्ट आपका समथिंग अप वंस स्लीव, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, आप जा करके देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एसएससी में ये पूछा गया बहुत बार। समथिंग अप वंस स्लीव, स्लीव का मतलब होता है क्या, तो स्लीव का मतलब होता है आपके जो बाँह वाले कपड़े होते हैं, देख लो इस यहाँ से यहाँ तक के कपड़े को बोला जाता है क्या, स्लीव बोला जाता है। तो समथिंग अप वन स्लीव का मतलब होता है अ सीक्रेट प्लान, मतलब गुप्त प्लान को, गुप्त योजना को कहा जाता है सीक्रेट प्लान। इसका ओरिजिन हुआ ही यहाँ से है, जो प्लेइंग कार्ड, जो जुआ लोग खेलते हैं, वहीं से इसका ओरिजिन भी हुआ है। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, मान लिया जाए, देखो यहाँ पर क्या है, इसको क्या बोला जाता है, बेगम, इसको बादशाह बोला जाता है, और इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन एस का हो जाता है, एस बोलते हैं ना इक्का को, इक्के को बोला जाता है एस, इसके साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इसको रन बोला जाता है, सबसे बड़ा रन होता है। और ख़ास करके ये कलर भी है, सेम कलर का भी है, और सेम कलर हो, सेम रन हो, तो उसका डिफरेंट नेम होता है, वो अलग की बात है। तो उसको हराने के लिए बहुत बड़ा आपके पास ट्रिपल वाला पत्ती आनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब कुछ व्यक्ति के पास यहाँ पर देखो, ये क्या दहल्ला है, दहल्ले के स्थान पे क्या किया, इसको छुपा ले, इधर अपने स्लीव में रख ले, और फिर से यहाँ पर जो छुपा करके रखा हुआ था इसको इक्का को ले आया, तो क्या होता है, वो व्यक्ति जीत जाता है जुए में सारे कॉइन्स को। तो यहीं से इसका ओरिजिन भी हुआ है, जिसका मतलब ही होता है क्या, अ सीक्रेट प्लान। अब देख सकते हो आप कि ये व्यक्ति का सीक्रेट प्लान क्या था और क्या कर रहा है ना। तो गुप्त प्लान को, गुप्त योजना को भी क्या कहा जाता है, समथिंग अप वंस स्लीव। अब यहाँ पर है, शी इज़ क्वाइट अ मिस्चीवियस लेडी, वो क्या है, बहुत ही मिस्चीवियस लेडी है, बहुत ही नौटंकीबाज लेडी है ना। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग अप हर स्लीव, हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ गुप्त योजना होता है आपके खिलाफ, है ना। तो समथिंग अप वंस स्लीव का मतलब होता है गुप्त प्लान, गुप्त योजना को कहा जाता है समथिंग अप वंस स्लीव। तो आज हम लोग 15 देखे इडियम्स को। एक बार हमेशा की तरह मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। और हाँ जी, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करना, और हो सके तो चैनल को थोड़ा सा हेल्प करो। मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड हूँ आजकल, है ना, और टाइम भी कम मिल रहा है, उसके वजह से भी मैं वीडियो थोड़ा सा लेट से पहुँचा रहा हूँ आप लोगों के बीच। तो आप लोग एनकरेज करो, आप लोग एनकरेज करोगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा मुझे। क्या है सबका मीनिंग देख लो, एक बार रिकैप करवा देता हूँ। फर्स्ट जो है आपका स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब अ सीक्रेट एनिमी होता है, गुप्त शत्रु को कहा जाता है क्या, अ स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट आपका सोर्ड ऑफ डेमोकल्स, सोर्ड ऑफ डेमोकल्स कहें या फिर हैंग बाय अ थ्रेड कहें, हैंग बाय अ थ्रेड या फिर सोर्ड ऑफ डेमोकल्स का मतलब होता है फेसिंग इमिनेंट डेंजर, मतलब आने वाले खतरे को क्या करना, आने वाले खतरे को फेस करना, या फिर हमेशा खतरे जो मंडराते रहते हैं उसको फेस करना, वो कहलाता है सोर्ड ऑफ डेमोकल्स। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर सेल अंडर फॉल्स कलर्स, सेल अंडर फॉल्स कलर्स का मतलब होता है अ हिपोक्राइट पर्सन, ढोंगी व्यक्ति जो होता कुछ और है, दिखावा कुछ और का करता है। बगुला भगत जिसको कहते हैं, साधु के भेष में डकैत कहते हैं, उसको कहा जाता है सेल अंडर फॉल्स कलर्स, मतलब झूठे कलर को दिखावा करता है ना, उसका कलर कुछ और होता है लेकिन फॉल्स कलर्स को शो करता है अपना। नेक्स्ट क्या है आपका स्पार्टन लाइफ, स्पार्टन लाइफ का मतलब होता है लाइफ ऑफ एसेटिक, मतलब साधुपन वाली ज़िंदगी, बिल्कुल सादगी भरा जीवन, और जिसको कहते हैं संयम भरी ज़िंदगी को कहा जाता है स्पार्टन लाइफ। नेक्स्ट आपका सेव वंस फेस का मतलब टू अवॉइड डिस्ग्रेस, मतलब अपमानित होने से बचने की कोशिश करना, और फिर क्या करना, लज्जित होने से खुद को बचाना, और फिर अपनी लाज रखना, ये कहलाता है सेव वंस फेस। नेक्स्ट है 6 नंबर आपका स्कारलेट वुमन, स्कारलेट का मतलब होता है रेड इन कलर, तो स्कारलेट वुमन का मतलब अ वुमन विथ लूज मोरल्स, है ना, चरित्रहीन औरत को कहा जाता है स्कारलेट वुमन। नेक्स्ट आपका सेट पीपल बाय ईयर्स, मतलब टू इंसाइट पीपल, मतलब लोगों का कान भरना और लोगों को भड़काना, और फिर लोगों को उत्साहित करना किसी के खिलाफ, ये कहलाता है आपका सेट पीपल बाय ईयर्स। नेक्स्ट आपका टू सेट थेम्स ऑन फायर, मतलब थेम्स एक रिवर है, तो नदी में आग लगा देने का सेंस क्या है, टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसा चीज़ कर बैठना, ऐसा असंभव कार्य को पूरा कर लेना जो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित कर देने वाला हो। नेक्स्ट आपका स्वेट ऑफ द ब्रो, स्वेट का मतलब बिल्कुल ही क्या होना, पसीना पसीना होना, स्वेट ऑफ द ब्रो मतलब आईब्रो का पसीना, है ना, हार्ड वर्क जिसको कहते हैं, हार्ड लेबर, बिल्कुल ही कड़ी मेहनत को कहा जाता है स्वेट ऑफ द ब्रो। नेक्स्ट स्टील समवंस थंडर का मतलब मेक अ बेटर इंप्रेशन, बीटर नहीं है ये, बेटर है ना, तो इसका मतलब कि अच्छा सा इंप्रेशन देना, लोगों के दिमाग में अच्छा सा छाप छोड़ना, असर छोड़ना।
नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बोलना, कैंडिडली बोलना, ये कहलाता है स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर्स। नेक्स्ट है शॉप लिफ्टर। शॉप लिफ्टर का मतलब जाता है ग्राहक बन के और क्या करता है, वहाँ से कुछ चीज़ों को चुरा करके ले आता है शॉप से, तो वैसे चोर को कहा जाता है शॉप लिफ्टर। फिर स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है इन ऑर्डर में होना, मतलब सजा धजा करके किसी चीज़ को रखना, बिल्कुल साफ सुथरे रखना, ये कहलाता है स्पीक एंड स्पैन। नेक्स्ट है शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म का मतलब होता है एनकरेजिंग, मतलब बिल्कुल ही क्या, प्रेरित करने वाला, उत्साहित करने वाला। नेक्स्ट आखिरी नंबर आपका समथिंग अप वन स्लीव। इसका मतलब होता क्या है, सीक्रेट प्लान, मतलब गुप्त योजना को कहा जाता है, गुप्त कॉन्स्पिरेसी को भी क्या कहा जा सकता है, समथिंग अप वंस स्लीव। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना, बिल्कुल ही नहीं भूलना। और अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, मुझे नहीं लगता दोबारा देखने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ जी एग्ज़ाम है ना, कोई गारंटी नहीं है कि आपके दिमाग का, तो आप इसको रिवीजन कर सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, तो आप इसको एक बार और रिवाइज कर सकते हो। और दूसरा डायलॉग क्या होता है मेरा, हमेशा याद रखना कि द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। तो चलिए हम लोग बहुत कुछ सीखे आज, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।